ओके सो गुड इवनिंग, कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि ना, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। अनबायस्ड, सफिशिएंट, फिर कंप्लीट, मतलब डेफिनेशंस देखे एटलीस्ट, कंसिस्टेंट है ना, फिर रिलेटिव एफिशिएंट। अब यूएम VUE बचा, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस इन सब पे ट्राई करते हैं एस्टिमेशन पे। एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लो कैसे एग्जाम में आए हैं, तो उससे थोड़ा तुम्हें समझ आएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। MLE भी पढ़ाए नहीं है। ना ग्रामर और लोअर बाउंड पे हालांकि क्वेश्चन है, तो ये सब भी आते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पे ही है ना, जस्ट ओके। और जरा ट्राई करो, तो इसमें क्या MLE का कॉन्सेप्ट यूज होगा? MLE निकालना पड़ेगा, x म्यू लेस देन 2 म्यू लेस देन each x है ना, तो MLE निकालना पड़ेगा 2 म्यू लेस देन है ना, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास है। तो वैसे इजी है, मतलब निकल जाएगा अगर मैं सर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन निकाल के वेरिएंस निकाल के नीचे कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, तो उससे भी कर सकते हो आप है ना। जो थ्योरम दिखाए थे कि मीन ऑफ T1 शुड गो टू पैरामीटर, दोनों में देख लो T1 T2 एंड वेरिएंस शुड गो टू 0, उससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। नहीं तो ऐसे, ये तो ऐसे ही है, ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से भी आ जाएगा यहाँ T1 से कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, EX है ना। हाँ, तो EX हो जाएगा यहाँ से। तुम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा कर सकते हो चाहो तो, कि x माइनस 2 म्यू का नाम अभी y रख दो जैसे चाहो तो, और बाद में एक्सपोनेंशियल हाफ बन जाएगा, फिर ये तब ज्यादा इजी है। हाँ, तो उसको ये तो 1-to-1 फंक्शन से किया तो भी हो सकता है क्या, वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज करके? हाँ ऐसे चलेगा, उससे भी हो जाएगा। और सर फिर x ग्रेटर देन 2 म्यू है तो वहां से एक ऑर्डर सेट्स की फॉर्म में भी आ जाएगा जो उन्होंने दे रखा है। एक बार तुम लोग अपने तरीके से करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो अप्रोच बहुत सारे हो सके, मैं कहता पहले तुम खुद ट्राई करो ना, तुम्हारा हो सकता है अप्रोच जो उससे समझ आएगा कि वो इजी है, या इससे तुम पहले खुद ट्राई करके देखो, बहुत सारे अप्रोच हैं। तो यहाँ अगर मैं से y एक नया नाम दे दूं x माइनस 2 म्यू को, है ना, तो x माइनस 2 म्यू यहाँ पर मोर देन 0 हो जाएगा, तो y का जो PDF आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस y/2 y मोर देन 0। तो अब आसान है, यहाँ से EY निकालना आसान है। EY कितना है, 2 है आपका। वेरिएंस ऑफ y कितना है जी, 4। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यूज कर लिया, तो x माइनस 2 में डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ से आपके पास
आप ऑलरेडी जानते हो, तो जो यहाँ पे y बार है ना, वो क्या होता है 1/n समेशन yi, तो वैसा ही हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो एट द एंड ये भी ऐसे ही हो जाएगा x बार माइनस, मतलब किसके इक्वल आएगा, तो वो चलो बाद में कर लेंगे। यहाँ देखो, सो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, यही होता है ना। हाँ ये सर, तो EX का चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से ey से ex आ जाएगा, यहाँ से ex क्या आ जाएगा, y की जगह ये रख दो, सर सही है, म्यू ही आ रहा है बेसिकली, तो 1 बाय z ही है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास ex, यहाँ से 2 है ey, बस 2 + 2 म्यू टाइप आ जाएगा। हाँ 2 + 2 म्यू आ गया, जैसे यहाँ से जस्ट पुट कर लो y की जगह। और ऐसे अगर हम y बार, जैसे मैं कह रहा था, अगर y बार निकालूं तो क्या होगा, y = 1/n समेशन i from 1 to n yi को तुम अगर xi - 2 म्यू लिख दो, ये कुछ नहीं, ये एक्चुअली x बार - 2 म्यू ही आ जाएगा तब भी, ठीक है, वही बात है। सो y बार, तो y बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ey, जो कि है 2, तो यहाँ से x बार - 2 म्यू कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2, तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 + 2 म्यू, ठीक है जी। देख लो, दोनों तरफ ऐड कर दिया मैंने। अब इसी को तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगी, यहाँ तक ठीक है। देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो ये मैंने यूज किया वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अप्रोच बहुत सारे हैं, तो मैं ये वाला अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हो। सो x बार इज 2 + 2 म्यू हो गया। अब x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2 + 2 म्यू। अब इसको आप अगर ठीक से लिखो, किसके टर्म में, यहाँ क्या x बार है ना, ये x बार -2, 2 घटा दो इसमें, तो क्या आसानी आ जाएगा, x बार -2/2। सेम इधर करो, सेम चीज, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन पे इनवेरिएंट होता है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे इनवेरिएंट पुट कर लो, तो ये क्या म्यू नहीं आ गई। तो यहाँ से फायदा ये हुआ एक्चुअली कि तुम्हें अलग से मीन वेरिएंस नहीं निकालना पड़ा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना पड़ा, तो ये तो ओके है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस, मतलब /2 ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अलग अलग कर लेंगे तो n कैंसिल, -2/n मतलब 1/n हो जाएगा। तो इसका MLE क्या आएगा, यहाँ से अगर आप MLE फाइंड करो, तो इसका MLE देखो ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि मैं MLE पढ़ाया नहीं हूँ, तो वो थ्योरम होता है ना MLE इज कंसिस्टेंट, जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब के लिए MLE कंसिस्टेंट ही होगा, बहुत रेयर एग्जांपल है, ठीक है ना। सो यहाँ से सिंपली आप निकालोगे, तो मैं बता बाद में पढ़ाऊंगा, हालांकि 2 म्यू क्या है, लेस देन xi है। सो 2 म्यू लेस देन ईच xi, तो ईच xi का मतलब क्या, कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, फॉर ऑल i, सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, सो म्यू इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अपॉन 2। अब ये चेक करोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगी, वो कहीं ना कहीं आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा यहाँ पे लेस देन है ना, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगी इसका मतलब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या होगा कि म्यू की MLE जो आएगी वो आपका x1/2 आएगा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप MLE जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी मैं यूज कर लेता हूँ ये। सो MLE ऑफ म्यू यहाँ से आपका आएगा, क्योंकि 2 म्यू का MLE है x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो म्यू का MLE आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अपॉन 2। और हम जानते हैं MLE इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अपॉन 2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी। कैसे MLE में बता रहा हूँ आपको, बस कैसे निकाला ये मैं पढ़ाऊंगा जब तो बता दूंगा, अभी बस ये आप ये समझो कि मैंने आपको निकाल के बता दिया कि MLE म्यू का x1 अपॉन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स अपॉन 2 है, तो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। अब अगर मैं आपको थ्योरम लिखा रखा हूँ, तो x1/2 माइनस 1/n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, क्या होगा ये, इसका आंसर क्या आएगा, अरे उल्लू, तो हमने कहा था n टेंस टू इंफिनिटी भी लगाने हैं, हाँ मतलब म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अगर कोई सीक्वेंस दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जब कोई सीक्वेंस दे रखा है तो n के टर्म में, तो n टेंस टू इंफिनिटी लगाना, क्योंकि ये कन्वर्जेंस की प्रोबेबिलिटी है ना, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ये बात होती है एक्चुअली। तो n टेंस टू इंफिनिटी करोगे तो ये आपका 0 पे चला जाएगा, तो इट विल स्टिल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू ओनली। जहाँ ये कन्वर्ज कर रहा है ये भी वहीं पे कन्वर्ज करेगी, तो मतलब ये भी
इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो यही आ गया, ये वाला। सो बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन यूज किया है। मैं क्या लिखा था लास्ट टाइम कि टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो an टाइम t प्लस bn विल कन्वर्ज टू a टाइम म्यू प्लस b, वेयर ये जो स्मॉल a है वो लिमिट है an की, स्मॉल b है वो लिमिट है bn की। तो यहाँ जो मैंने, या मेरा bn an तो 1 है, bn जो है ये सेम है, इफ एंड ओनली इफ कह सकते हो तुम, ठीक है ना, इस तरीके से। एटलीस्ट नहीं तो वन वे तो है ना, जो हुआ था मुझे, तो देन इस तरीके से होगा। तो ये थ्योरम है, तो यहाँ पे इसको यूज किया मैंने वहाँ पे। सो इससे इजीली हो गया। मीन वेरिएंस निकालने में टाइम लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का मीन वेरिएंस निकालने में टाइम लगेगा। तो यहाँ बस ये कॉन्सेप्ट को वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज हुआ, और दूसरा यूज हुआ आपका MLE इज कंसिस्टेंट, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है एक्स बार कन्वर्जन इक्वल टू EX या y बार कन्वर्जन इक्वल टू EY। तो वो दोनों से डायरेक्टली आ गया। तो कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, डेफिनेशन है तो इजीली हो जाएगा। तरीके और भी हैं, आप दोनों का मीन वेरिएंस निकाल को भी चेक कर सकते हो, टाइम टेकिंग थोड़ा होगा कि दोनों में मीन निकालो, थीटा आना चाहिए इंटेंसिटी पे, है ना, और मतलब एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड होना चाहिए, वेरिएंस 0 होना चाहिए, तो उससे भी मिल जाएगा आंसर इसका। तो भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन देखा, दोनों एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। अब इतना डिफिकल्ट तो नहीं था ये क्वेश्चन से, 23 का पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। मतलब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट अभी पढ़ेंगे, MLE और मेथड ऑफ मोमेंट एक क्लास में हो जाएगा, फिर आएंगे इस पे। अभी के लिए क्या पूछा है ये कि x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर से है, फॉर द रियल कांस्टेंट c y बराबर c अपॉन समेशन ऑफ दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर पे ये क्वेश्चन है, मतलब 23 का पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट थोड़ी था कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन ये कंपटीशन भी है, तो आपको ये भी देखना है कि बाकियों से बेटर परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो x10 सैंपल साइज 10 है, रैंडम सैंपल है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर में, और ठीक है। सो y जो दे रखा है जो कि है c अपॉन 10 समेशन मॉड xi i फ्रॉम 1 to 10। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका, सिग्मा का है। चलो इसका एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y सिग्मा हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ ध्यान दो, c बाई 10 बाहर, समेशन बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xi, ये सिग्मा है। और आपको याद है ना फॉर्मूला, यस सर, √2 बाई पाई सिग्मा। हाँ, e ऑफ मॉड xi जो होगा √2 अपॉन पाई टाइम सिग्मा, तो वही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से c अपॉन 10 बाहर है, समेशन i फ्रॉम 1 to n ये है, और e ऑफ मॉड xi, तो e ऑफ मॉड xi जो है सो ये √2 अपॉन पाई, और ये तो सिग्मा ही हो जाएगा, कॉमन सीडीएफ है, तो ये इसको n टाइम कर देता हूँ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैं इसको 10 टाइम ही कर देता हूँ सीधा सीधा, तो ये सिग्मा हो गया, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर दो, तो फाइनली 10 10 कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई √π/2। अब ये कैलकुलेटर से 5/4 एक मिनट क्या आ जाएगा, 5/4 हाँ, वो दूसरा इसका फंक्शन टर्म होता है ना, बेसिकली 5/4 सिग्मा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। अच्छा। तो यहाँ से डेसिमल में क्या आएगा, 1.25 राउंड अप टू डेसिमल प्लेस 1.25 अप्रॉक्स आ जाएगा, ओके। बाकी लोग वेरीफाई कर लो, यही आएगा, चेक कर लो। तो ये अनबायस्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम 2023 में। सर यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं किया था ना पाई की वैल्यू क्या लेनी है।
अच्छा, तो वो कैलकुलेटर में पाई रहेगा, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। आप मेरे ऐप में टेस्ट दोगे, वहाँ प्लस का साइन आता होगा ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में पाई होगा, वो एक्चुअली वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, जो स्क्रीन पे है। तो उसमें ऑलरेडी पाई है आपके पास, तो पाई इज इक्वल टू क्लिक करो, उससे जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर दो। हाँ, ऐसे आप 3.14 भी यूज करोगे, 22/7 भी यूज करोगे, जो भी आंसर आएगा। तो इसे बाउंड इसलिए देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता ना। आप देखते हो 0 पॉइंट, जैसे इसका आंसर अगर ऑफिशियल आंसर की में चेक करें तो क्या दिया होगा, तुम लोग बताओ। 1.20 से 1.30 इस टाइप का होना चाहिए। हाँ सर, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना उसको। हाँ, तो वो थोड़ा सा रेंज आपका सफिशिएंटली दूसरा देगा कि आपके थोड़े अप्रॉक्स इधर उधर करोगे तो भी आंसर उस रेंज में रहेगा। सर ये नहीं समझ में एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स का वैल्यू कैसे आ गई। अच्छा, हाँ, ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, प्रूव भी किया था हमने। ये इजी है प्रूव भी करना। तो ये एक थ्योरम है, मतलब फॉर्मूला है कि एक्स अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है ना, स्पेशली 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर है ना, तो क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो ई ऑफ मॉड एक्स निकालना आसान है। आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, 0 to इन्फिनिटी मॉड एक्स पीडीएफ ऑफ एक्स डीएक्स, और यहाँ से पीडीएफ ऑफ एक्स का लिख सकते हैं इजीली। सो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -12 एक्स बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये पीडीएफ है जहाँ एक्स पूरा रियल नंबर है। तो सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से 0 है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट इसका रियल नंबर है। तो ये आप इंटीग्रेशन करके देखिए, यही आएगा। तो ये थ्योरम है, तो ये आप याद रखें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। जो रिजल्ट्स हैं तो वो हेल्प करता है, कैलकुलेशन से बचाएगा एग्जाम में, आपको वापस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको है ना मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलते हैं इसको हम। इनफैक्ट जो मैं थ्योरम लिख रहा था कि जनरलाइज कर देते हैं, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो इसके लिए जो आता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का मॉड, एक्चुअली ये फॉर्मूला है इन जनरल। तो इन जनरल ये फॉर्मूला आपका म्यू यहाँ पे 0 दे रखा है, इसलिए प्रूफ इसका भी वैसे ही आएगा। तो ये हमने रिजल्ट यूज किया, ठीक है, तो रिजल्ट यूज किया तो आसान हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया, ठीक है, सी की वैल्यू। तो अप्रॉक्स आप देख लीजिए, कैलकुलेट से आंसर आ गया। तो अभी एक क्वेश्चन हमने पहला देखा है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पे, दूसरा क्वेश्चन देखा अनबायस्ड एस्टिमेटर पे। एमएलई है, एमएलई बहुत आसान है निकालना, तो वो जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एमएलई है ना, सो इजी है। यूएमवीयूई अभी ये भी पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। अच्छा, ये एक बार आया था ना अभी हमारे पास, एमएलई से ही निकालेंगे। नहीं, इसका अलग तरीका, यूएमवीयूई का अलग तरीका, अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद आएगा। अच्छा, इसका फार्मूला नहीं होता है कि e माइनस गामा थीटा अपॉन e मॉड ए इसलिए थीटा नहीं होता है सर, एमएलई फॉर्म में नहीं ला सकते इसको। ला सकते हैं ट्राई करके, बट हमेशा एमएलई थोड़ी होगा। अरे वो नहीं सर, वो तो ये तो शायद ये क्रैमर राव वाली वो बता दी उसने कंडीशन। अच्छा, माइनस वाली सिर्फ वो तो सिर्फ मिनिमम वेरिएंस बाउंड है। हाँ, वो फॉर्म के लिए अलग थ्योरम है। हाँ कंडीशन है वैसे लेमन भी। सेफ्टी थ्योरम है सर। हाँ, लेमन सेफी हो गया, या राव ब्लैकपलाइजेशन थ्योरम है। वो क्रैमर और लोअर बाउंड बताता है कि किसी का वेरिएंस उससे कम नहीं हो सकता, किसी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस उससे कम नहीं होगा, बट जरूरी नहीं यूएमवीयू का वेरिएंस वही होगा। हाँ, अगर वो है तो यूएमवीयू होगा, बट अगर कोई यूएमवीयू है तो जरूरी नहीं है कि उसका वेरिएंस जो है वो क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल आएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम वेरिएंस का बाउंड है कि उससे नीचे नहीं जा सकता वेरिएंस। लेकिन यूएमवीयू का वेरिएंस उससे ऊपर हो सकता है कि वो अकेला ऐसा कोई एस्टिमेटर हो ही ना जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल हो, तो ऐसा भी एस्टिमेटर हो सकता है। मतलब जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें जो सबसे कम वेरिएंस वाला एस्टिमेटर है वो यूएमवीयू ही होगा, ये चीज है। तो यूएमवीयू तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई एस्टिमेटर आपको मिल जाएगा जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा, इस तरीके से। सर यूएमवीयूए के लिए कोई दूसरा नाम भी है क्या, मतलब बेस्ट? हाँ, अच्छा, बेस्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में वो नहीं है, बेस्ड वर्ड इससे यूज नहीं किया है। सो कुछ लोग वो भी यूज करते हैं बेस्ड एस्टिमेटर, बट
हमें ये वर्ड लेके चलना है। MBUE कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं, मिनिमम मेरे बात वही है, तो हमारे पास ये लेके चलना है। तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, देखो ये सब आसान है काफ़ी है। MLE है, सो अभी MLE पे आते हैं। हाँ ये है अब आपके पास। चलिए ट्राई करते हैं किस पे बेस्ड है। सो ये क्वेश्चन आपके पास अनबायस्ड क्वेश्चन पे बेस्ड है, गेट 2023 का क्वेश्चन है ये, अनबायस्ड पे बेस्ड है। ये ट्राई करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। हाँ सर सही है यार। चलिए देखिए, तो ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, सो ईच xi जो है यूनिफॉर्म है 1/3 और थीटा में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि xi माइनस 1/3 क्या होगा? यूनिफॉर्म 0, थीटा माइनस 1/3। हाँ, तो यूनिफॉर्म 0, थीटा माइनस 1/3, रेंज जस्ट चेंज करना है, इसको बोलते हैं लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, तो घटा दिया 1/3।
अब अगर मैं xi माइनस 1/3 xi माइनस 1/3 और थीटा माइनस 1/3 इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म 0। ठीक है, तो यूनिफॉर्म 0 1। तो अभी आप समझिए, अब क्या है, इसमें मैं मैक्सिमम लगा देता हूं, तो इसका आप मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस xi माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बीटा 1, n। जी, तो ये हो गया मैक्सिमम है n,1 ना, मैक्सिमम nth ऑर्डर स्टैट्स, तो n पहले आएगा, तो मतलब इसको ठीक से लिखूंगा तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3 यही बन जाएगा। एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बीटा n,1 है। अब इसका आप मीन निकाल लीजिए, अंदाज से पूछा है ना, तो यहां से एक्सपेक्टेशन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3 इक्वल टू, इसका मीन कितना आएगा भाई? n अपॉन n प्लस 1। तो आप हो सकता है आप लोगों ने अलग तरीके से किया हो, इससे भी कर सकते हैं। सो यहां से क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिट कर लीजिए जैसा है, तो ये nth का नाम ही तो y रखा हुआ है, ये y जो हमारा ये है, सो यहाँ से ठीक है, इसको फिट कर लेते हैं। थीटा, मुझे थीटा को राइट में भेज देना है, तो समहाउ आप मैनेज कीजिए। सो एक्सपेक्टेशन मुझे थीटा को राइट में शिफ्ट कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो n प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा पहले तो, और ठीक है, देखिए उसको उधर बुला लिया, और ये xn को y बोल देता हूँ माइनस 1/3। अब ये राइट में भेजेंगे थीटा माइनस 1/3, थीटा माइनस 1/3 को इधर बुला लेते हैं, सो प्लस 1/3 ये आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको y रख दिया, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका है। तो क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है, किसी दूसरे तरीके से किया है? बताओ बाकी लोग। सर दूसरे से करा था। कैसे? फिर वो जो एक्स्ट्रा फोल्डर है ना, हाँ, उसका वो पीडीएफ निकाल के फिर की। अच्छा ठीक है, उससे भी आप बात वही है। मतलब हाँ वैसे भी सही इंटीग्रेशन से बन रहा है, मतलब एक बार y माइनस 1/3 को डिफॉल्ट कर देंगे ना, हाँ, तो वो 0 टू थीटा माइनस 1/3 बन रहा है, फिर वो कट ही जाएगा तो सीधा। उससे भी आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आप इसको, इसका मीन निकाल लेंगे आप, तो y माइनस 1/3 का, तो y इन तो उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा ना। मतलब अप्रोच और भी नए कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो वही अप्रोच आपको एग्जाम में भी याद आएगा। तो मैंने कर दिया, अगर आपने खुद से सॉल्व नहीं किया इसको समझ के, तो एग्जाम में ये नहीं याद आएगा आपको। तो आप घर पे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिस तरीके से टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो आप, जिस तरीके से असाइनमेंट खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो वही एग्जाम में आपको याद आएगा। ओके, तो मुश्किल नहीं था ना, ये सभी मुश्किल थोड़ी है। देखो MLE ये तो एग्जिस्टिंग उसका है, रिग्रेशन मॉडल का, तो अभी बाद में ये भी MLE पे बेस्ड है। तो मीन स्क्वायर एरर, हाँ तो ये भी किया जा सकता है। क्या आंसर आएगा इसको अगर ट्राई करें तो? इसको डिफाइन किया हमने, मीन स्क्वायर ऑफ दिस, ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा।
तो क्या होता है MSE ऑफ बोला है CT है ना विथ रेस्पेक्ट टू थीटा स्क्वायर, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कैलकुलेट कर। है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ CT माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है। सो वेरिएंस ऑफ CT थीटा से वेरिएंस ऑफ CT हो जाएगा ना। एक फंक्शन हो गया C का और उसको मिनिमाइज कर क्या करना है मिनिमाइज करना है, तो देखो किस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। सब लोग ट्राई करके बताओ आंसर मुझे आप। So 5/6 में नहीं आंसर तो पता नहीं मुझे कैसे सॉल्व किया, किसी और तरीके से कैसे किया। so इजी हो करके और c के टर्म्स में मैंने डिफरेंशिएट किया। हाँ तो C का फंक्शन आ गया, C का डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही किया। हाँ C स्क्वायर वेरिएंस ऑफ T ऐसे ही आ जाएगा। हाँ और यहाँ C टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ T माइनस थीटा स्क्वायर देख लो ये तो यहाँ से पहले T का हम लोग मीन वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो E ऑफ T जब कैलकुलेट करेंगे 1/10 समेशन I फ्रॉम 1 to 10 E ऑफ xi स्क्वायर, मीन तो 0 है तो E ऑफ xi स्क्वायर वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये थीटा स्क्वायर ही हो गया, तो फाइनली थीटा स्क्वायर ही आ रहा होगा। ठीक ऐसा है क्या? ये सही है यार। ये तो अनबास एस्टिमेटर हो गया थीटा स्क्वायर का। सर वो
एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो वेरिएंस उसको काई स्क्वायर में नहीं होता है? अच्छा एक मिनट, तो एक्स स्क्वायर का वेरिएंस अच्छा यहाँ पे एक्चुअली थीटा, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, क्योंकि थीटा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है ना ये, और सी टी जो है क्योंकि टी का बोलता तभी तो वो है, ठीक है नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे सी ढूंढना है ना, अगर सी नहीं होता टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर नो प्रॉब्लम, बट सी टी इज नॉट अनबायस्ड ना, तो नो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इट्स ओके, यहाँ एस्टिमेटर मैंने सी टी यूज किया ना, तो सी टाइम टी है, ओके। अच्छा यहाँ पे टी का, अच्छा टी का डिस्ट्रीब्यूशन को तुम बात कर रहे हो, नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन। अब अगर वेरिएंस ऑफ टी चाहिए मुझे, तो वेरिएंस ऑफ टी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एक्स आई स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स आई जो है नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है राइट, तो एक्स आई अपॉन थीटा क्या हो जाएगी, नॉर्मल 0 1 है ना, तो मेन है ना, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स आई अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, काई स्क्वायर 1, अब इसी में तुम समेशन लगा लो, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है, इसमें समेशन लगा आई फ्रॉम 1 to 10 लगा लिया, जैसे 10 तक है ना ये 10 लगा लिया मैंने, ठीक है, इसको समेशन लगा दिया जस्ट, तो थीटा को बाहर कर दिया, दिस इज काई स्क्वायर 10, और इसको टी के टर्म में लिख देते हैं, तो इसलिए आ जाएगा, तो कहने का मतलब यहीं से तो देख लो ना आप, तो 1/100 और वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे वेरिएंस कितना आएगा, यहाँ से जब इस टर्म पे वेरिएंस लगाएंगे तो क्या होगा, इस टर्म पे वेरिएंस लगा देते हैं, सो 1/थीटा की पावर 4 और इनटू वेरिएंस कितना आ जाएगा 20, सो 20/थीटा की पावर 4 ना, किसका, किस पूरे का निकाला मैंने वेरिएंस अभी, मतलब वेरिएंस ऑफ मैंने जो फाइंड किया 1/थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये निकाला ना, ये आ गया, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना हो गया 20 है ना, जस्ट एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो है ना, तो इसका आंसर क्या लिखूं, वेरिएंस ऑफ टी, ऊपर थीटा तो 4 रहेगा, नीचे 21/5, तो फाइनल आंसर क्या होगा, सी टाइम्स उसको वैसे लिखना पड़ेगा, नहीं पहले ये फाइनल क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखूं, थीटा टू द पावर 4/5, थीटा टू पावर 4/5, बाकी लोग चेक करो एक बारी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर का पूछा है ना, तो एक्स आई अपॉन थीटा जो है नॉर्मल 0 1 है, तो एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर का स्क्वायर 1 है, तो वेरिएंस ऑफ, तो अभी मैंने जो फाइंड किया है, एक मिनट, एक तो मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत किया है लिखने में, मतलब पहले मैं वो लिख रहा था जो लिख रहा था ठीक था, अभी देखो, सो इसका वेरिएंस कितना है, मतलब वो थोड़ा लिखने में मैंने यहाँ गलती किया है अभी, इसका वेरिएंस कितना है, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है ना, तो इसका वेरिएंस 20 है, वो थोड़ा शुरू में पहले मैंने वो लिख दिया, बाद में ये लिख दिया, तो ये 20 है, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करके मुझे वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर यहाँ से निकालना था एक्चुअली, तो पहले मैंने वो कैलकुलेट कर दिया, फिर उसके बाद वो लिख रहा था मैं, ठीक है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी जो है आपका काई स्क्वायर 10 है एक्चुअली, ठीक है ना, तो इस क्वांटिटी का वेरिएंस होगा 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो थीटा की पावर 4, क्योंकि ये बाहर आएगा थीटा की पावर 4 बन के, तो 20 इंटू 20 ना, मतलब थीटा की पावर 4 इंटू 20 इंटू थीटा की पावर 4, अब सही है, वो पहले मैं थोड़ा सा पहले वो लिख दिया था, फिर उसमें गलती लिख दिया था, सो 1 थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है, तो वेरिएंस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, तो यहाँ आप रख दोगे, इसकी वैल्यू रख दोगे 20 थीटा की पावर 4/100 थीटा की पावर 4/5, ठीक है, सो ये वेरिएंस ऑफ टी और मीन आ गया, ओके, तो यहाँ से सी स्क्वायर, ठीक है, थीटा की पावर 4/5 प्लस सी टाइम, अब ई ऑफ, तो यहाँ क्या आ गया C - 1 का स्क्वायर थीटा की पावर 4, चेक कर लो, हाँ ऐसे है, ठीक है ना,
तो ET रख दिया मैंने, ET आया हुआ थीटा स्क्वायर, सो C थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो C माइनस 1 स्क्वायर। सो ये फंक्शन ऑफ C है अभी, और आपको बोल रहा है कि ये जो है मिनिमाइज करना है C नॉट पे इसको, तो इस फंक्शन को अब मिनिमम करना है आपको। सो हमारे पास अब एक फंक्शन है C का, सो लेट्स से जैसे g ऑफ C, तो थीटा 4 कॉमन में ले सकते हो आप, तो g डैश C निकालोगे, सो 2C अपॉन 5 प्लस 2 टाइम C माइनस 1, ये हो जाएगा। सो 2C अपॉन 5 एंड 2 टाइम C माइनस 1, इस पूरे की जो बाहर है वो थीटा की पावर 4 है, ठीक। ये क्वेश्चन ये है, और इक्वल टू 0 कर दो इसको, तो ये 0 होगा ना, तो यहाँ से आपके पास है ना वो आ गया। आप डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो ये चेक करने के लिए मैक्सिमा का मिनिमा होगा। सो यहाँ जैसे 2/5 और यहाँ 2, तो ये तो आना है पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आए, ठीक है। बाहर अगर आप चाहो थीटा की पावर 4 भी रख सकते हो। सो ये स्टिल पॉजिटिव है, तो मतलब मुझे मिलना मिनिमा ही है। वॉट एवर क्रिटिकल पॉइंट कम्स इट विल गिव यू मिनिमा। और ये 0 पुट करोगे यहाँ से, सो 2C अपॉन 5 प्लस यहाँ पे क्या किया मैंने, ये डिफरेंशिएट, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएट हो गया 2 टाइम C माइनस, तो 2C माइनस 2 बराबर 0। सो फाइनली कैलकुलेशन देख लीजिए, 12 अपॉन 5 है ना, सो C बराबर आ गया 10 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 6। इसको डाउट है देख ले, सिंपल क्वेश्चन था ऐसे तो, बट ये मेनली वहाँ पे था वेरिएंस और E का वो निकालना, मीन वेरिएंस T का निकालना। तो एक तो मीन स्क्वायर एरर का डेफिनेशन आपको पता हो, और डेफिनेशन के बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया जो हम जानते हैं कि मीन स्क्वायर एरर ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस बायस का स्क्वायर, तो बायस का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो मीन स्क्वायर एरर ना टर्म डिस्कस किया है पहले भी कि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है किसी एस्टिमेटर का, तो ये डेफिनेशन लिख रखा है, T माइनस जो भी पैरामीटर है उसका स्क्वायर, इससे आ गया। थीटा की जगह थीटा स्क्वायर कर दिया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, समझ आ गया होगा आपको। सर डाउट तो नहीं है सर, लेकिन मैं सोच नहीं पाता हूँ कि इसमें करना क्या है सर। हाँ, तो आपको मीन स्क्वायर एरर की डेफिनेशन पता है? सर अभी वो वीडियो देखी थी बट समझ नहीं आया था ज्यादा। हाँ, तो अभी तो वही पहली चीज तो ये कि जो टर्म यूज हुआ है क्वेश्चन में उसका डेफिनेशन क्लियर हो। तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया, मीन स्क्वायर एरर बोला था ना यहाँ पे CT का, तो मैंने उसका मीन स्क्वायर CT का डेफिनेशन है ये। तो अगर कोई बोलता है तो आपको वही तो धीरे धीरे समझ आएगा ना, आपको समझना है कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहले हर टर्म के डेफिनेशन क्लियर हो, तो आपको क्लियर हो वर्ड जो भी डेफिनेशन लिखा है सिलेबस में। सो मीन स्क्वायर एरर ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, तो इसका आपको डेफिनेशन देखना है। तो मैंने सबसे पहले इसका डेफिनेशन यूज किया, फिर सोचा ये थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, तो हमने क्या किया कि इसका फॉर्मूला यूज किया। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब इसे आपको देखना है कैसे आया था। ओपन कर लो ना इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, हालांकि इसका प्रूफ ऐसा होता है, आप चेक कर सकते हो। तो e ऑफ t माइनस ET और प्लस ET माइनस थीटा, ये है इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी मान के इसको ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर करके, तो यहाँ से जो बनेगा वो वेरिएंस बनेगा। 2ab जो आएगा उसका मीन 0 हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो है ना, क्योंकि t माइनस ET है तो ET माइनस ET 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, प्रूफ अगर करना है किसी को तो। सो एक्सपेक्टेशन t माइनस ET ये होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, साथ में e भी ऑपरेट करते जा रहा हूँ। सो दिस फिर e ऑफ ET माइनस थीटा इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2e तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो 2ab, तो t माइनस ET ये होगा इनटू में ET माइनस थीटा, ये है ना, 2 बाहर कर दिया पहले मैंने, 2ab। अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। जब यहाँ मीन ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, e ऑफ t माइनस ET नंबर है, तो ET माइनस ET एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस, तो ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये बचा आपके पास ये टर्म, और आपको ये फिर से डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि ये वेरिएंस का डेफिनेशन है। तो दिस इज द, तो सबसे पहली चीज है आपको डेफिनेशन क्लियर हो हर टर्म का जो सिलेबस में लिखा हुआ है, एक एक वर्ड। तो ये डेफिनेशन है वेरिएंस का। अगला, अब ये क्या है, तो यहाँ पे अच्छा मैंने वो किया है कि 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, बायस का स्क्वायर होता है ना, तो ये तो कोई नंबर ही है, देखो ये तो कांस्टेंट है कोई,
और कांस्टेंट पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। सर थीटा कांस्टेंट है ना सर? हाँ थीटा कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी भी कांस्टेंट है। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी हमेशा कांस्टेंट है, ex एक कांस्टेंट है, हाँ et कांस्टेंट है, यस, और थीटा भी कांस्टेंट है अभी के लिए इस e के रेस्पेक्ट में, क्योंकि e तो ऑपरेट होगा x पे या t पे, लेकिन et है तो कांस्टेंट बन चुका है पहले से ही, तो दोबारा e लगाने पे वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वही आप एक एक करके, मान लो कहीं दिक्कत आती है तो आपको एक एक करके डाउट क्लियर करना है कि उसमें क्या दिक्कत है। मान लो जैसे सोच नहीं पाए तो आपको पहला समझना कि पहली दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे क्वेश्चन पढ़े तो पहले तो क्वेश्चन आपको समझ आए कहना क्या चाह रहा है, उसको लिख के देखो। कई बार ओरली नहीं होगा, देख के नहीं होगा, आप लिखना स्टार्ट करोगे, प्रोसीड करते जाओगे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे नहीं देखा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखो, फिर उसके आगे बढ़ो और कहाँ तक पहुंचना है ये बता रखा है, क्या चाहिए क्या गिवन है, अब बस थोड़े लिखते जाओ वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, यही तरीका है। तो ठीक है ना, तो ये वेरिएंस ऑफ टी है और ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये ई हटा दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं। और ये डेफिनेशन जो है ये बायस का है। तो मैं अगर एक स्टेप और लिखूं बचने के बजाय, सो मैं अगर इसको लिखूं तो ये जो टर्म है एक्सपेक्टेशन टी माइनस ई ऑफ टी इसका होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रहेगा तो ई टी माइनस थीटा होल स्क्वायर, ऐसा है ये। तो इसका नाम है वेरिएंस ऑफ टी और इसका नाम है बायस जो मैंने यूज किया है टी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये है मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया एक्चुअली, और फॉर्मूले से मुझे जरूरत पड़ी, बायस में तो ये था ना, तो मीन चाहिए टी का और वेरिएंस चाहिए था टी का मुझे, तो टी का मीन वेरिएंस पहले डिसाइड किया और उसके बाद फिर मैंने ये सी का फंक्शन आ गया, अब मुझे सी निकालना। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोला है कि जो सी टी का मीन स्क्वायर है जो थीटा स्क्वायर को एस्टिमेट कर रहा है एक्चुअली, तो पैरामीटर थीटा क्या, थीटा स्क्वायर एस्टिमेटर, थीटा स्क्वायर पैरामीटर है, सी टी एस्टिमेटर है, तो वो मिनिमम है सी बराबर सी नॉट पे। तो बताओ वो सी नॉट क्या है, पूछना चाह रहा था कि वो जो फंक्शन आएगी सी की वो किस पॉइंट पे मिनिमम होगी। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो आप सोच, जैसे कोई बच्चा नहीं सोचा क्योंकि आप नया ज्वाइन किए, आपको टर्म्स पहले समझने पड़ेंगे कि वो टर्म्स की मीनिंग क्या है, सारे टर्म्स की, और डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा टर्म्स का, कि जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उसमें तो उसका डेफिनेशन क्या है ना, तो उसको तो यूज करना है। या मीन स्क्वायर एरर गिवन है तो वो पता होना क्या है। फिर मिनिमाइज कैसे करते हैं फंक्शन को, तो मिनिमा तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, कैसे भी कर सकते हैं। कैलकुलस वाला यूज किया हमने, डेरिवेटिव जीरो पुट किए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मतलब मिनिमा मिलेगा मुझे, इस तरीके से। इवन एमएलई में आप देखोगे, मैं वही एमएलई में मैक्सिमाइज करूंगा हर बार फंक्शन को, तो ऐसे ही होगा, वहाँ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा थीटा के लिए। सर जैसे आपने सर ये पिछली वाली स्लाइड दिखाई है सर, हाँ पिछली वाली जो दिखा है ये वाली, हाँ इससे पिछली, ओके, हाँ ये सर इसमें सर ये जो साइड में आपने राइट में किया है सर, मतलब ये xi को फिर नॉर्मल 0, थीटा स्क्वायर से मतलब डिवाइड करके फिर ये 0 1 बन गया, ये कैसे? हाँ ये भी आप वही, अब क्वेश्चन जब पूछोगे नहीं कैसे समझ आएगा आपको, तो आपको फिर सोचना है इससे पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, यही तो पूछ रहा है। जैसे मान लो कहीं सॉल्यूशन ही देख रहे हो तो पहला स्टेप देखो जहाँ डाउट हो रहा है, ये पहली चीज जो आपको समझ नहीं आई वो पूछो, तभी तो आगे की चीजें समझ आएगी। तो ये जैसे आप सोच रहे हो कि ये xi नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है, तो ये मैंने कैसे लिख दिया xi अपॉन थीटा, तो आपको फिर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर x नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बताइए, याद है? ये z हो जाता है। हाँ तो वही किया मैंने, देखो कुछ अलग थोड़ी किया है, आप चेक करो, नॉर्मल 0 बना जाता है ना, तो यहाँ मीन 0 ही है। हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल बताया था आपने, हाँ वही ऐसा कुछ हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल, यस, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मतलब है जिसका मीन 0 हो वेरिएंस 1 हो। तो जब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल आप बोलते हैं तो उसका मतलब नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल 0 1 ही स्टैंडर्ड नॉर्मल है एक्चुअली, ठीक है। तो उससे आया ये कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल यही, तो मतलब ये भी आपको जानने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है। अब ऐसा स्टैंडर्ड नॉर्मल कहा, लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल इसको बोलते हैं। नहीं सर आप ये बता देना सर, अभी फंक्शन ही है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले तक। अच्छा मैं बस कितने बायनोमियल की प्रीवियस क्लास में देखा और लाइव क्लास। अच्छा वो रिकॉर्डेड आप देख रहे हो पुराने वाले ना, ठीक है वो हो जाएगा एट द एंड, लेकिन आपको वही कोशिश करना होगा
कि इसको जल्दी निपटा लो। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल 0 1, तो मीन 0 वेरिएंस 1, तो x माइनस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये होगा, तो वो यूज किया मैंने। फिर एक और फॉर्मूला है कि इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है या नॉर्मल 0 1, उसका स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 1 होता है। तो ये फिर से एक रिजल्ट है। जैसा ये वाला बताया था। हाँ, तो वही यूज किया। तो अब यहाँ से पता चल गया कि ये जो है इस थीटा को बाहर किया, ये का स्क्वायर 10 है। अब का स्क्वायर 10 में समेशन लगा दिया बाद में। हाँ, अब एक और रिजल्ट देखो, यहाँ xi है, ये जो चल रहा है ये xi है ना। अब मैंने समेशन लगा दिया xi अपॉन म्यू का होल स्क्वायर, ये है i फ्रॉम 1 to 10। अब आपने ऐड किया तो यहाँ फिर से एक थ्योरम है कि काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का सम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका सम काई स्क्वायर ही होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती चली जाती है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 है। अब इसको आप 10 रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सब इंडिपेंडेंट है, तो सम क्या हो जाएगा, ठीक है, काई स्क्वायर 10 आ जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है काई स्क्वायर 10 आ जाएगा। तो ये काई स्क्वायर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब काई स्क्वायर 10 हो गया, काई स्क्वायर 10 है तो काई स्क्वायर n का मीन होता है n, वेरिएंस होता है 2n। तो मीन n, तो यहाँ से डायरेक्टली मीन निकाल सकते थे ना, तो उसने वहां से अलग से कैलकुलेट कर दिया हालांकि, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से मीन निकालते, इसका 10 है तो e ऑफ 1/थीटा स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर है ना, ये 10 होता है और वेरिएंस इसका 2 टाइम्स n मतलब 20 होता है, तो वो यूज हुआ। तो आपको यही समझने की जरूरत है कि टर्म को और जो स्टेप्स हैं, नहीं समझ रहे पूछो, क्योंकि लेट है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हो कोई बात नहीं। 7 to 9 वाले में अगर आप चाहोगे तो रिकॉर्डिंग या तो देख लो पूरा, लाइव में भी कर सकते हो कवर 7 to 9 में, क्योंकि ये सब अभी वहाँ पे डिस्कस करना है सैम्पलिंग वाला। चलो नेक्स्ट, तो ये मीन स्क्वायर एरर पे था है ना। तो कंसिस्टेंट का क्वेश्चन देखा हमने, अनबायस्ड क्वेश्चन देखे, ये मीन स्क्वायर एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन कुछ भी हो, आप सॉल्व सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, रेयरली एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नहीं होगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रिग्रेशन का है, ये क्रैमर राव लोअर बाउंड पे देखो है ना, क्रैमर राव लोअर बाउंड पे कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये देख लो, अब क्या पूछ रहा है ये कि द बायस ऑफ द एस्टिमेटर, ये बायस पे क्वेश्चन आ गया कि बायस क्या होगा बताइए आप, तो है ना। तो ये सब मुश्किल थोड़ी है, एक टर्म जानना है बस कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है, अनबायस्ड क्या है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, ये बायस क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्लियर है। अब उसको अप्लाई करके देख लो, तो ट्राई करके देख लो आप, हो जाएगा। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा आप लोग। आपको डिसाइड करना है बायस, तो बायस का डेफिनेशन, मान लो ये टी है सर फॉर एग्जांपल, तो अगर ये टी है तो मैंने अभी लिखा भी था कि बायस ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, यहाँ पी है हालांकि, तो अगर पी लिख दो थीटा की जगह तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस पी है, ये मतलब हुआ। या आप साथ में लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है इसका मतलब। अब ये कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, तो पहली चीज तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो उस चीज का, डेफिनेशन के बाद कैलकुलेशन करने होंगे कि क्या जरूरत है। चलिए किसी का जो क्वेश्चन है सर ये क्या क्या ये ईयर पता नहीं, कभी सॉल्व करो देखते हैं, ये 2005-6 का ही होगा। सर बी है 1/2 2 हाँ बी है, हाफ माइनस बी आ रहा है सर। वही है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस बी करना है बेसिकली। हाँ बस
कितना आ हाँ, रहा हो है? जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी बॉम्बे, हाँ ठीक है। यस सही। ठीक है, हाँ सर। सर वो जो ज्योमेट्री के केस में जो वो निकालना था हमें यूएम यूई थीटा स्क्वायर का, उसमें 11 से पे में x इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग निकालेंगे, x इक्वल्स टू 1 के लिए पकड़ लेंगे हम उसको इंडिकेटर फंक्शन, उसके बाद निकालेंगे। हाँ उससे ही आएगा, फिर p वाले का माइनस करना पड़ेगा। हाँ फिर p वाले का माइनस। क्योंकि वो समथिंग आएगा उस तरीके से। ट्राई करना, मैं देखता हूँ, एक बार मुझे फिर से आया था, मैं तब कुछ प्रॉब्लम हुआ, चेक करता हूँ मैं एक बार। उसको ट्राई करके देखना, अभी हम भी पढ़ेंगे तब तो ट्राई करेंगे। तो ठीक है जी, तो ये किसी को डाउट तो नहीं ना, जस्ट मीन निकालना है, इसको मीन निकाल लोगे ना, देख लो मैं कर ही देता हूँ। तो जब एक्सपेक्टेशन लोगे इसमें टी पे आप, तो जैसे क्या है एक्सपेक्टेशन लेंगे तो जब न्यूमरेटर पे काम करेगा, सो रूट एन प्लस 2 टाइम एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है ना ये, तो सो n प्लस रूट एन एज इट इज रहेगा, माइनस p चल रहा होगा। अब ये xi बर्नौली विथ p है, तो आप सब जानते हैं कि समेशन xi बाइनोमियल np होगा, और बाइनोमियल np समेशन, अब यहाँ फिर से रिजल्ट यूज हो रहा है कि ईच xi बर्नौली p है, तो समेशन ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो आएगा वो बाइनोमियल आएगा, और बाइनोमियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल एनपी होगा, उसका मीन होगा n टाइम p। सो ये रूट n प्लस 2 टाइम ये np आएगा अपॉन 2 टाइम n प्लस रूट n माइनस p होगा, ठीक है। सो यहां से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आई थिंक यही p वाला आ जाएगा, नहीं ठीक है। हाँ आ जाएगा। ओके, तो मतलब इजी है, बस टर्म जानना है आपको, कुछ ऐसे खास है नहीं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ये आगे डिस्कस करेंगे मेरे लिए अभी, है ना। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर इसको आगे आएगा। क्रैमर राव लोअर बाउंड है ना, सो UMVUE प्रूव करना है। मीन स्क्वायर एरर क्या है, देखो जरा ट्राई करके, क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है इससे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ b दैट मैक्सिमाइजेस, वहाँ मिनिमाइज बोला था, अब मैक्सिमाइज कर रहा है, जरा ये भी ट्राई करो। तो पिछले में पूछा था कि c की वैल्यू क्या है जो मिनिमाइज कर रहा हो मीन स्क्वायर एरर को, अब कह रहा है कि ये जो मीन स्क्वायर एरर को मैक्सिमाइज कर रहा है, तो b की वैल्यू क्या है बताओ। ये कुछ n के टर्म में आएगा, वहाँ n फिक्स कर रखा था, यहाँ n फिक्स नहीं किया है। चलो ट्राई करो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, अब देखो जरा ट्राई करके।
So n minus 1 by n plus 1. ओके चेक करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तब। अभी यही क्वेश्चन जैसे तुमने लिखा ऑब्जेक्टिव में आया था तो क्या ये n फिक्स कर दिया, वहाँ पे n को 10 दे दिया। तो अभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चंस पूछेंगे तो n को फिक्स कर देगा वो और फिर पूछ लेगा आपसे x1 x2 xn be a random sample from, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b दैट मिनिमाइज, अच्छा सॉरी मिनिमाइजेज है, तभी मिनिमाइज ही था ना उस समय, तो मैक्सिमाइज कहाँ पढ़ लिया, हाँ सॉरी मिनिमाइज ही था उस समय भी, अभी मिनिमाइज ही है। ओके मेन स्क्वायर ऑफ एस्टिमेटेड दिस फॉर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर, तो अगेन फिर से वही है मेन स्क्वायर एरर ऑफ टी एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर, टी भी है, टी भी लिख सकता हूँ, टी लिख रहा हूँ जस्ट। तो इसका मतलब वही है फिर से कि एक्सपेक्टेशन टी माइनस सिग्मा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन है। हालांकि ये यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस, तो बायस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस सिग्मा स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है। अब इसको आप यूज करो, ये बी के टर्म में कुछ आएगा फिर उसको बाद में मिनिमाइज करना है, सेम तरीके से आप मिनिमाइज कर लो तो ऐसा हो जाएगा, सेम तरीके से आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है हाँ सर सही है, n-1/n ठीक है ना। तो ये आप जस्ट कैलकुलेट करो इसके बारे में, तो इसको एस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं ना इजीली। इसको आप टीबी को एस स्क्वायर में क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ये इजीली हो जाएगा। अब बी एस स्क्वायर तो वेरिएंस ऑफ है ना टीबी, मतलब यही बी टीबी लिख लो चाहो तो इसका जो ये बी टाइम एस स्क्वायर है तो वेरिएंस ले लेंगे तो बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, यहाँ पे बी टाइम ई ऑफ एस स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर। अब एस स्क्वायर का वेरिएंस, तो एस स्क्वायर तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का ऐसे अलग से, इनटू बी टाइम ई, अच्छा सॉरी यहाँ गलती हो गया, वो यहाँ पे आएगा बी टाइम सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, यहाँ तो आएगा। अब यहाँ वेरिएंस है, ये था तो हमने वेरिएंस पढ़ा था एस स्क्वायर का, क्या था 2 टाइम सिग्मा की पावर 4 अपॉन n माइनस 1, चेक करो तो अनबायस्ड एस्टिमेटर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ई एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे आप तो फाइनल आपके पास आ जाएगा, चेक करो तुम लोग, तो 2b स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, अब प्लस में यहाँ आ जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया सिग्मा की पावर 4 बाहर। तो ये आपके पास क्या आया, क्वेश्चन ये है आया क्या, तो आपके पास एक्चुअली आ गया 2b स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 प्लस कर लो इसको मिनिमाइज, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन ऑफ b है, अब g डैश b निकालो और इसको 0 पुट कर दो, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो सिमिलर ही क्वेश्चन हो गया जो 2023 के गेट में था वो आया हुआ, ये देखो ये जैम का बहुत पहले आ गया है कॉन्सेप्ट, तो वैसे ही है। और वो गेट 2023 का था जो पिछला वाला हम सी फाइंड कर रहे हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, वहाँ मिनिमाइज करना था, एस्टिमेटर बदल दिया बस उसने, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो और 0 पुट कर दो, तो बना तो वो भी तब भी ऐसे ही कुछ था वहाँ भी, ठीक है। चलो तो ये हमने किया अभी 32, तो बहुत पहले जो क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पर वहाँ क्वेश्चन मिल गया गेट में 2023 में। अब देखो जैसे क्या बोल रहा है कि दिस पहले कह रहा है एमएलई निकालो और दिखाओ कि वो एमएलई सफिशिएंट भी है और अनबायस्ड भी है।
तो एम एल फाइंड करेंगे, देखेंगे, तो उसी को दिखाना है। सफिशिएंट तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। अब ये जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, तो ये चेक करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। इजी है ये भी, तो बर्नौली दे रखा है ना, तो क्या ये कंसिस्टेंट अनबायस दोनों है, ये चेक करना है आपको। और डाउट पूछो, अगर कुछ डाउट आ रहा हो तो डाउट पूछो। अच्छा, आज यूएमयू की थ्योरी कराने वाले थे। अनबायस्ड तो नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, नहीं अनबायस्ड नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा बायस है। सर जीरो सर कंसिस्टेंट है। हाँ कंसिस्टेंट है। हाँ सर कंसिस्टेंट है, तो सही है, बी होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, ट्राई कर रहा है ना। चलो तो आगे देखते हैं। तो ये सॉल्व करूं तो इजीली हो जाएगा। ई ऑफ टी पहले निकाल लो अनबायस्ड के लिए, तो यहाँ पे समेशन एक्साई का बाइनोमियल एनपी हो जाएगा। सो एन पी कुछ दे रखा है, तो थीटा रहेगा, मतलब एन थीटा प्लस रूट एन बाई टू, फिर एन प्लस रूट एन बाई टू। तो अभी तो एग्जैक्टली थीटा के इक्वल तो आया नहीं है ना, चेक कर लो। ठीक है, सो अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दिया होता, मान लो इसको मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, इसी एस्टिमेटर को मैं n से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, x बार प्लस 1/2 रूट n, और n से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस 1/रूट n। समझा क्या किया, न्यूमरेटर दोनों को n से डिवाइड किया मैंने, तो सीधा सीधा ना यहाँ से तो मीन निकाल दो, तो n थीटा प्लस दिस, और डायरेक्टली तो ये है म्यू पे कन्वर्ट कर जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली तो थीटा नहीं आया, डायरेक्टली थीटा नहीं आया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये सोचना है कि ये जो t है, तो चूंकि मैं जानता हूँ x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, जो भी मेन पॉपुलेशन है, तो जो मेन पॉपुलेशन यहाँ पे बीटा वन सॉरी बाइनोमियल 1 थीटा है, सो मीन इज जस्ट थीटा, तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो आपको देखना है कि ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ऐड कर देते हैं, x बार प्लस 1/2 रूट एन अपॉन 1 प्लस 1/रूट एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया जब भी ऐसा हो, n के जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसमें n टाइम्स डिफिनेटिव ले लो, तो ये 0 पे जाएगी, ये 1 पे जाएगी, तो याद ना फॉर्मूला an टाइम्स t प्लस bn, तो a टाइम t प्लस b पे जाएगी, तो यहाँ पे इसकी लिमिट 1 हो गई, इसकी लिमिट 0 हो गई, तो x बार कहाँ कन्वर्ज कर रही थी, थीटा पे, तो सेम चीज चलेगा
सो x बार कन्वर्जेस टू थीटा माइनस मतलब प्लस 0/1। तो तुम्हें कोई मीन वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आ गया। तुम वो मीन निकालोगे, फिर चेक करोगे थीटा आ रहा है इंटेंसिटी में कि नहीं, फिर वेरिएंस निकालोगे, चेक करो 0 हो रहा है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करो कि इसको कहीं ना कहीं x बार के टर्म में ले आए, इजी हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी यूज किया कि इफ x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो an टाइम x बार प्लस bn दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू a टाइम थीटा प्लस b, तो इससे आ जाएगा। तो यही हुआ, यहाँ ये 1 था तो 1 टाइम थीटा प्लस 0, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इससे दिख गया कि अनबायस्ड तो नहीं है, कंसिस्टेंट है। अनबायस्ड नहीं है तो ये अनबायस्ड तो नहीं है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से सब जी 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 एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होगा, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो मीन तो थीटा आएगा। अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लेंगे तो ये जो e ऑफ t है दैट विल कन्वर्ज टू थीटा। तो ये कन्वर्ज होता है, सीक्वेंस वाला कन्वर्ज है तो होगा, लेकिन अनबायस्ड का मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू थीटा फॉर एनी n कुछ भी हो इसके लिए बोलता है, बट ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए थीटा पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, बट अनबायस्ड नहीं है। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट अनबायस्ड, एसिम्प्टोटिकली है। आइए, अभी ये क्वेश्चन किया था हमने। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम ध्यान दो, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने रिसेंटली किया है कि नहीं? वो क्या था, गेट 2023 का ही था कि भाई गेट जैम 2022 का था आई थिंक, C/10 वाला सेम था कि नहीं? अभी एक क्वेश्चन देखो, अभी हमने जैम 2022 के एक क्वेश्चन जिसमें पूछा था बच्चा कि एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स कहाँ से आया, सेम कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ देखो, है ना? और जबकि इस कॉन्सेप्ट पे अभी जैम 2023 में क्वेश्चन है, 2023 में आया है, और यही क्वेश्चन जो है ये 2005-6 का ही होगा या 10-12 का होगा, देखना पड़ेगा किस ईयर का है। देखो जरा, ये है 2011 का, 2011 का पेपर है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो इस पेपर में था जो डायरेक्टली गेट 2023 में आया, इसमें एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली गेट जैम 2023 में आया। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर किया, सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो PYQ इसलिए करना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो तुम्हें पता होगा ना, रट्टा आंसर नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या ही नया कॉन्सेप्ट बना देंगे, वो जो कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बस थोड़े बहुत घुमा देंगे कैलकुलेशंस। तो अगर आपको PYQ जो भी पिछले 10-12-20 साल के पेपर है हर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन क्या ही नया आ जाएगा, उसमें थोड़े घुमा देगा, बट ठीक है क्वेश्चन वही है। अब तक मैं भी कह रहा हूँ कि अभी जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने आज ही किया है स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन तो है ना, ये नहीं अभी ऊपर वाला जो कर रहे थे, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने सॉल्व किया। अभी तुम सॉल्व करके देखो, जिसका आंसर क्या आया था हमारा, √π/, हाँ जी भाई तथागत ये था ना, 23 में था उसमें। हाँ 23 में था ना, √π/2 मेरा था वहाँ पे आंसर। तो अब यहाँ पूछ रहा है क्या आंसर है बताओ, सेम ही क्वेश्चन नहीं है, वहाँ सैंपल साइज बदल दी आई थिंक। तो कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए PYQ मतलब पूरा सिलेबस के एक एक वर्ड क्लियर हो, और PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन तो यूं ही तुम्हारे हो जाएंगे अगर PYQ अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे तो एग्जाम में। और ये लोग भी क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इस साल का पेपर बनाने का जिम्मेदारी मुझे मिला, अगले साल जिम्मेदारी किसी दूसरे प्रोफेसर को मिलेगी, तो वो क्या करते हैं, पहले वो भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए, वो भी पूरा पेपर देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया, फिर उसके हिसाब से भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो कई बार उनको लगता है चलो इसी कॉन्सेप्ट नया क्वेश्चन बना देते हैं इस तरह से, तो वो जो प्रोफेसर जो भी क्वेश्चन बना रहा है तो वो उस तरह से फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, तो वो भी देखता है पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार हम किस तरह के बना सकते हैं इस तरह से। सर हर एक साल में एक ही प्रोफेसर पेपर बनाता है? नहीं, पूरा पेपर एक नहीं बनाता है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे पैराग्राफ ऐसा हो गया ना, तब मान लो वहाँ इस साल जैसे पेपर बना रहा है कौन, IISc बैंक जैम कौन करवा रहा है, गेट IISc करवा रहा है ना, मद्रास करवा रहा है जैम। जैसे मद्रास में अब स्टैट्स के तो वहाँ पे 2 ही प्रोफेसर हैं, तो मद्रास का फैकल्टी प्रोफाइल देखो, एक नीलेश कुमार उपाध्याय हैं और एक कुछ बाईजू या समथिंग नाम है उनका, तो उस तरह से हैं, 2 ही प्रोफेसर हैं। तो वही लोग स्टैट्स जो भी क्वेश्चन बनाए वही 2-3 लोग मिलकर बनाएंगे वहाँ पे, 1-2 और अभी नया आया होगा, तो हाँ एक और थे, कोई झा थे, संजय झा या समथिंग, तो इस तरह से जो लोग हैं मतलब तो वही लोग मिलकर पेपर बनाएंगे, मतलब ऐसा है। तो ये सूट जिम्मेदारी जिनको देगी, अब तो एक ही आदमी पूरा पेपर बनाएगा, जो फैकल्टी जो मिल के मतलब डिस्कशन वो करते हैं, तो उसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि क्या रखना है कैसे नहीं रखना है।
तो जो भी फैकल्टीज हैं वहाँ पर उनकी एक्चुअली कमेटी बनती है, मेन वो है कि एक कमेटी बनती है, कमेटी डिसाइड करती है कि क्या रखना है, कैसे क्या करना है। ये लेकिन जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है क्वेश्चन वही बनाएगा, वैसे था नहीं कि स्टैट्स का क्वेश्चन कोई प्योर मैथमेटिक्स वाला बनाएगा, तो उस तरह से है। भी आ रहा है सर इसका, ठीक है ना। तो देख लो आसान क्वेश्चन है ये, अभी जैन 2023 में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए एक बार पीवाई की और डिस्कस करूंगा, उससे क्या तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम फंडे क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी मिल जाए, चाहे किसी का असाइनमेंट हो, किसी बुक का क्वेश्चन हो, किसी एग्जाम का पेपर हो, ऐसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो मेन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तुम्हारे। x1 x2 x3 आईआईडी नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है, और वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही था, वहां वैसे c/10 कर दिया था, और the value within the value of k for which estimator this is unbiased। It's again simple question कि expectation k time summation xi mod this is theta, तो k बाहर कर लो, summation बाहर कर लो, i from 1 to 3 है यहाँ पे ना, और mod xi रूट 2 बाई पाई था ना शुरू में, so रूट 2 बाई पाई सिग्मा इज थीटा, अब यहाँ से इज इक्वल टू थीटा, तो ये जब समेशन लगा दोगे तो यही 3 टाइम हो जाएगी, तो इसमें जब समेशन लगा दो तो k इंटू 3 इंटू रूट 2 बाई पाई इंटू थीटा बराबर थीटा, थीटा थीटा काट दो, तो यहाँ से तुम्हारा k निकल के आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी आ जाएगा, ठीक है ना, रूट पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 3, तो 3 3 9, सो रूट 18 हो गया, सो डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ये आ गया। तो जैम 2023 में क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया था, इस तरीके से है। ओके UM VUE ये डिस्कस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है, तुम जैम 2015 का 31 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी ये जो फंक्शन है सेम है, वहाँ भी तुमसे वैसे ही कुछ पूछा है 2015 में, यही फंक्शन है, और वहाँ पे आई थिंक तुमसे पूछा हुआ है कि कहाँ वैसे कुछ एस्टिमेटर पूछा है 2015 में, इस तरीके से है, तो वो भी वैसे ही मिल जाएगा तुम्हें। चलो ट्राई करो। तो क्या कह रहा है कि एक तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है ये क्वेश्चन, चलो दोनों ट्राई करो, ये एफ का भी है, चलो 3 क्वेश्चन एस्टिमेटर का आया। ओके, तो सब एस्टिमेशन का ही साथ में है। चलो इसको जरा सॉल्व करो तुम लोग, चलो यही सॉल्व करो। ये बोला ना एफ और 1/f में क्या रिलेशन, उस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि एफ और 1/f में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो बताओ 11 12 13 3 क्वेश्चन है, तीनों ट्राई करो। इसमें तो 1/s एस्टिमेटर पूछ रहा है थीटा स्क्वायर का, और सिंगल सैंपल है यहाँ पे, तो वही x1 बोल रहा है, उसको बोल रहा है x1 ले लो तुम। सो आप लोग ट्राई करो, तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। लिख के ट्राई करो पहले का। ओके, अच्छा सॉरी 0.25 बी, ठीक है। सर बार सी हाँ 12 का क्या है, C 1 12 का, ओके 13 का
नहीं सर सी था हाफ आएगा ना। अच्छा हाफ आएगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। तो इसका हाफ और 13 का सर बस एक सेकंड। अच्छा 13 का क्या आया? इजी है ना? इतना मुश्किल है क्या? देखो तो मैं 13 से स्टार्ट करता हूँ। x क्या है? यूनिफॉर्म 13 से स्टार्ट करूँ तो x इज यूनिफॉर्म 5, 5 + थीटा। तो x - 5 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा? यूनिफॉर्म 0, थीटा। यूनिफॉर्म 0 थीटा। अब आपको कहाँ तक पहुँचना है? थीटा स्क्वायर तक, राइट। सो अगर आप मीन निकालोगे इसका तो वो θ/2 आ जाएगी ना। तो वेरिएंस से काम कर लो। तो ये एक और ऑप्शन है, हर ऑप्शन पे तुम ऑपरेट कर लो, वो भी तरीका सीख है। यू कैन हर ऑप्शन पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर लो, यहीं से देख लो। सो ई ऑफ x - 5 ये आपको पता है θ/2 a + b/2। वेरिएंस ऑफ θ - 5 b - a होल स्क्वायर बाई 12। सो θ²/12। अब यहाँ से आप क्या करो कि ई ऑफ सॉरी ये x है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना वो चीज़ें, xi माइनस है ना। डायरेक्ट अगर ऐसे ले ले कि x - 5/θ वो यूनिफॉर्म 0, 1 उसके बाद वेरिएंस लगा दे उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ मैं कर सकता हूँ सर, वरना जो आप कर रहे हो वो भी सही है उससे। हाँ मतलब तरीके तो बहुत सारे, वही बोल रहा हूँ तुम्हें देखना क्या स्मार्ट अप्रोच है जिसमें कम टाइम लगे। तो x - 5/θ कर लेते हैं। मतलब पहले x - 5/θ का, जैसे मैं हर बार करता था, x - 5/θ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म 0, 1, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो तुम कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 5/θ ये कितना 1/2, वेरिएंस ऑफ x - 5/θ 1/12, बात बराबर ही है। तो यही आ गया। उसके बाद आपको देखना θ² कब आएगा। अच्छा वेरिएंस को ही ओपन कर देंगे। हाँ वेरिएंस को ओपन कर लेते हैं। तो यहीं पर थीटा को उधर भेज दो, थीटा को उधर भेज दोगे तो ये एक्सपेक्टेशन x - 5 का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन x - 5 होल स्क्वायर, थीटा उधर भेज देता हूँ, θ²/12 है। अब ये तो यहाँ से है ना, तो वही चीज़ मैं जो कर रहा था बात वही है, सेम ही जैसे करो। तो थीटा को यहाँ भेज दोगे, θ/2 हो जाएगा। तो x - 5 θ/2 हो गया। तो ये θ²/4 ऐड कर लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 5 का होल स्क्वायर तुम्हारा आ गया θ²/12 माइनस θ²/4। कितना आ गया? θ²/3 आ जाएगा। और इसको मैं शिफ्ट कर दूँ। प्लस हो जाएगा वो शायद। तो ये एक्सपेक्ट वेरिएंस का वो जो फार्मूला है ना उसमें माइनस आएगा ना। अरे सॉरी यहाँ मैं उल्टा कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ। तो यहाँ प्लस होगा ना 1/4, सॉरी यहाँ गलती है ना। सो वेरिएंस में माइनस है, वो गलती से मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि x² वाला प्लस आता है ना, वो दिमाग। हाँ इसको उधर भेज दो सर। ठीक है ना, तो उसको उधर भेज दो। 1/12 प्लस 1/4 1/3 θ²/3। हाँ तो ये हो गया, 3 को इधर भेज दो तो मतलब a ही आ गया फिर तो, है ना। हाँ सर वही आ रहा था। ठीक है,
मतलब और भी कोई अलग अप्रोच हो सकता है, इजी अप्रोच, वो आपको देखना है। सो डायरेक्टली मीन भी लगा सकते हो, डायरेक्टली एक्स आई माइनस 5 यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो उसका वेरिएंस प्लस ई एक्स स्क्वायर, वो गलती से मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, वेरिएंस का फॉर्मूला बीच माइनस आएगा, और वो ऐसे निकालते ना, तो वो मुझे याद था कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वेरिएंस एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर। तो ये सब बचना है आपको, एग्जाम में भी कई बार ऐसी गलतियां है ना, वो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं जो बाद में आपको घर आके याद आएगा कि इसका तरीका ही थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हो ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो मैं सॉल्व करूं या हो गया, कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं? यहाँ तो ये है कि x अगर आपका 815 है, y तो y बराबर 1/x, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि दिस y इज नथिंग बट 1/x, तो इस y की जगह 1/x करके सिंप्लीफाई करके इसके जैसा बना दो, फिर आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को पूछना है। 11 12 13 मैंने कर दिया है, 11 12 में से किसी को पूछना है तो बताओ। सो तो एमएलई तो भी करेंगे ना सॉल्व, क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट और इफिशिएंट, तो कल हमने ये वर्ड देखा था कंसिस्टेंट, अनबायस्ड और कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है, ये क्वेश्चन है, तो ट्राई करके देखो, है ना। ये हमने कंसिस्टेंट अनबायस्ड पढ़ लिया, क्या है कंसिस्टेंट, क्या है मोर इफिशिएंट, कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है, तो आपको ये ट्राई करना है। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि यूवी में से कौन सा अनबायस्ड है, यूवी में से कौन सा कंसिस्टेंट है, और यूवी में से कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है। सो ट्राई करके आंसर बताओ, सब लोग ट्राई करो। सर अनबायस्ड तो दोनों है। ओके आगे। और म्यू कंसिस्टेंट तो होगा ही। ठीक है, हाँ ये तो कंसिस्टेंट है ना, क्योंकि एक्स बार कन्वर्जन प्रोडक्ट टू ई एक्स, मीन कितना है म्यू, तो वो तो होगा ही, बाकी चेक करो। सर वी कंसिस्टेंट नहीं लग रहा, क्योंकि ये 1/x और 1/xn, इसमें जीरो नहीं बनेगा ना कैसे भी, वो n वाली टर्म तो फिर भी बना सकती है अगर एक बार, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, मतलब वेरिएंस 0 पे नहीं जाएगी, हाँ। सर ये सेकंड वाले में जैसे मतलब ये है अनबायस्ड एस्टिमेटर चेक करना है यूवी में। यस, तो सर बी वाले में जब अनबायस्ड एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन x1 और x2 ऐसे सारे अलग-अलग आ जाएंगे क्या? हाँ अलग अलग कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, है ना, आपको चेक करना है क्या ये म्यू आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू जो है क्या ये म्यू आएगा, ये चेक करना है आपको एक्चुअली।
सर यू एंड वी आर अनबायस्ड एंड यू कंसिस्टेंट है बट वी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो यू तो अनबायस्ड भी है, कंसिस्टेंट भी है, और ठीक है वी एक्चुअली अनबायस्ड है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, ये ना। अब इफिशिएंट कौन ज्यादा है? अब जरा करा कि कौन सा ज्यादा इफिशिएंट है, तो जिसका वेरिएंस कम होगा, क्योंकि यहाँ तो यही पूछना चाह रहा है कौन सा इफिशिएंट है, तो ज्यादा मतलब यही है कि जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा इफिशिएंट है। तो चेक करो, वेरिएंस निकालो दोनों का, जिसका वेरिएंस कम आएगा, जस्टिफाई करने का ये मतलब कह रहा है कि तुम इसको दिखाओ, जो भी तुम क्लेम कर रहे हो उसको, मतलब तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना, तब वो कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ इस तरीके से। यू ही आएगा सर एफिशिएंट ज़्यादा। मतलब u का वेरिएंस कम आएगा, ये कह रहे हो? हाँ ये ओके डिपेंड n के लिए ट्राई करना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब n पे डिपेंड करेगा v का, तो इसका भी हालांकि। सो वेरिएंस ऑफ u जो आएगा, सो u का जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ u, ठीक है, u का जो वेरिएंस है तो वो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n, है ना, और सिग्मा स्क्वायर नहीं रखा है। अब v का वेरिएंस अब निकालोगे तो टर्म बाई टर्म, हालांकि इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, कितने टर्म्स है टोटल, तो इसने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया है ना उसका। अच्छा, रैंडम वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रखा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलो इसको। सर जैसे एफिशिएंट एस्टिमेटर जो होता है वो क्लास ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का होता है, तो अगर इसमें पूछ रहा है थर्ड पॉइंट है तो एस्टिमेटर में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली दोनों एस्टिमेटर कंसिस्टेंट होंगे। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे तो पूछ रहा है, जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन बनाए होंगे तो v तो कंसिस्टेंट है, v कंसिस्टेंट कैसे दिखाएंगे आप, तो उसके लिए आपको इसका मीन वो आना चाहिए, v का मीन निकालिए तो आपका आ ही जाएगा, आई थिंक, ठीक है। वेरिएंस आप निकालिए, इसका क्या होगा, वेरिएंस v का मैं बात कर रहा हूँ, v का वेरिएंस क्या होगा, 1/64 सिग्मा स्क्वायर प्लस, ऐसे करेंगे ना, फिर इसका वेरिएंस लेंगे, सो 9/16 n-2 स्क्वायर। अब आप इसको ऐड करेंगे तो n-2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और 1/64 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। तो चेक कीजिए सबको ऐड करके, तो एक n-2 चलो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या है 2/64 सिग्मा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे है 9/16 n-2 इंटू सिग्मा स्क्वायर। अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या ये जीरो पे जाएगी, वेरिएंस जीरो तो नहीं होगी ना, n टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होगी, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, हालांकि है ना। जैसे मान लो ये जो एस्टिमेटर है, जैसे मान लो इतना था, सो अगर इतना ही लिखता तो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू इसका जो मीन आएगा उस पे, तो वो कर जाता है, लेकिन चूंकि ये अलग लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन अलग ले लिया। सर पर यहीं से हम लोग एफिशिएंट के बारे में बोल सकते हैं। हाँ तो इफिशिएंट की क्या देख लो, अब हाँ तुम्हें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कुछ n कंसीडर कर लो आप, जैसे n कहाँ से स्टार्ट है, मोर देन 4 बोल रहा है, तो 5 रख के एक बार चेक कर लो क्या ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इन्फिनिटी पे ही देख लेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, हाँ, और ये क्या, हाँ मेनली तो लार्ज के लिए, मेनली तो इम्पोर्टेंट हमारा लार्ज के लिए ये होता है ना, तो इन्फिनिटी के लिए ये जीरो हो गई, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये जीरो हो गई, तो मतलब ये वाला ज़्यादा रहेगा, ये कम होगा, है ना, ठीक है। और मेनली जो प्रॉपर्टी हम लोग भी चेक करते हैं, जो हमारे एन लार्ज के लिए जितना सैंपल लार्ज उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आता है, इस तरीके से, सो ठीक है, चलेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से इसका वेरिएंस कम होगा, सो वेरिएंस ऑफ u इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ v। तो इस तरीके से आपके पास ठीक है। तो हम लोग आज एक्चुअली प्रॉब्लम क्लास ही हो गया, थ्योरी नहीं कराए। तो मैं कल 9 to 11 में UM VUE डिस्कस करूंगा, अभी टाइम है ना हमारे पास, है ना। तो UM VUE डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे का 3 तरीका मेनली हमारे पास सिलेबस में है, क्रैमर और लोअर बाउंड, लेबल-सेफी और राव ब्लैकवेलाइजेशन मेथड जो है। तो 3 मेथड है UM VUE निकालने के, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो ये कल की क्लास में जो होगा, अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे ना। सो UM VUE, तो यही राव ब्लैकवेल लेमन-सेफी थ्योरम देयर एप्लीकेशन, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। फिर बचेगा मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो परसों फिर MLE मेथड ऑफ मोमेंट, MLE है ना, इनवेरिएंस ऑफ MLE, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तो इस तरह से है ना। अभी मतलब 20 से पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक मेरा प्लान अच्छा लग रहा है। तो ये महीने में गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्टूबर से हम लोग PYQ सॉल्व करना शुरू करेंगे जैम गेट का, और टेस्ट मैं देखता हूँ कैसे प्लान करते हैं बच्चों के साथ। तो इस महीने आराम से कोई बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट जो सेकेंड बैच वाले बच्चे भी हैं, जो 9 to 11 वाले भी, 7 to 9 वाले भी हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एक रिकॉर्डिंग तो रेफरेंस है। रिकॉर्डिंग देख के वो चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव में तो चल ही रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी वो देख सकते हैं, ये चीज़ है। तो ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। एटलीस्ट आप बता देना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टॉपिक कराया मैंने अभी एक बार, ये है जो असाइनमेंट्स हैं बहुत सारे एस्टिमेशन के, गेट के, जैम के, तो वहाँ और क्वेश्चन आएंगे। ये सारा ट्रेस नहीं कर पाता, बहुत सारे एग्जाम में क्या है कि इमेजेस हैं, इसे ट्रेस कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेसेबल, बहुत सारे ट्रेस नहीं कर पाता है वो। तो उसके लिए फिर हम लोग जब करेंगे तो हो जाएगा। बाकी अभी टेस्ट और असाइनमेंट सीट अभी मिलेगा, उसके बाद और देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो कर ही सकते हैं पहला वाला, जरा ट्राई करके देखो। तो आपको मेनली फोकस करना कॉन्सेप्ट सीखने पे, कि एग्जाम में ऐसा क्या क्या कॉन्सेप्ट आया है, तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देख लो, तो ये पूछ रहा है तुमसे कि तुम्हारे पास x1 x2 xn रैंडम सैंपल है बर्नौली पॉपुलेशन से, तो बताओ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालना है, और फिर So summation xi, summation established for p. ओके, तो यहाँ से आपने, ठीक है, समेशन एक्साई सफिशिएंट वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से आ जाएगा। ठीक है, तो बर्नौली पी से है, तो आपने फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओगे तो सफिशिएंट एस्टिमेटर आपका समेशन एक्साई आ गया। ठीक है, तो टी बराबर मान लो समेशन एक्साई है, ये आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब आपको यू दे रखा है और पूछ रहा है कि यू चेक करो क्या यू अनबैस्ड है, तो आपको अब चेक करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यू किसका अनबैस्ड एस्टिमेटर, इस पैरामीटर का। देखो यहाँ पैरामीटर अलग है, कंसीडर एस्टिमेटर दिस ऑफ दिस, वो इसको एस्टिमेट कर रहा है। तो आपको चेक करना है क्या इसकी वैल्यू p इंटू 1 माइनस पी बाई एन आएगी, आपको ये चेक करना है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ये आएगा क्या, क्वेश्चन ये सबसे पहले। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट पीडीएफ लिख लेंगे, तो आपका जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो आ जाएगा e की पावर समेशन x, सॉरी p की पावर समेशन एक्स आई 1 माइनस पी कर n माइनस समेशन एक्स आई फिट करके, तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सो इससे आपका कहीं ना कहीं ये हो जाएगा एंड 1 माइनस पी की पावर n, तो इंटू 1 हो जाता है। तो जो h हमने लिखा था x1 x2 xn ये है g ऑफ थीटा t, तो g ऑफ थीटा t हमारा समेशन एक्स आई, थीटा यहाँ p है, तो p जो है समेशन एक्स आई आपका
ठीक है, सफिशिएंट एस्टिमेटर आ गया। सो योर सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर पी समेशन एक्स आई। ठीक, चलिए अब आप चेक कीजिए क्या ये अनबायस्ड है कि नहीं है। तो आप तो ये तो जानते हैं ना कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 2, p हो जाएगा। ठीक, तो देखो u क्या है, u एक्चुअली या तो वैल्यू 0 लेगा या ये लेगा। तो जब आप लोग डिसाइड करो पहले चाहो तो e ऑफ u है ना, तो या तो वैल्यू 0 लेगा तो 0 इंटू जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही हो अदरवाइज छोड़ दो तो 0 ही हो जाएगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ ना, तो 1/2n इंटू प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू 1/2n, यही होगा ना। किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालते हैं, समेशन xi pi x इंटू प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट, तो 1/2n प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। अदरवाइज 0 है तो आगे लिख सकते हो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी, है ना, इस तरह से। अदरवाइज जो भी था 0 0 हो जाएगा, मतलब है नहीं इसका कुछ लिखने का। तो ये हो गया। अब आप खुद डिसाइड करो कि 1/2n है, ये तो बाहर है। अब प्रोबेबिलिटी u की वैल्यू 1/2n कब होगी, व्हेन u इज 1/2n, व्हेन यस, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा कि u की वैल्यू प्रोबेबिलिटी u ये होने की वही है जो ये होने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप x1 प्लस x2 बाइनोमियल 2, p है बिकॉज xi आर बर्नौली p, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2n। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। 2p into 1 minus p आ जाएगा, तो 2 से 2 घटा तो p into 1 minus p by n के लिए अनबायस्ड है। एक मिनट, यहाँ तो 1/2n था पहले से। n मत लगाओ ना, n तो ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ 2 में into 1 minus p लिखो। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अच्छा सबको समझ आया ना कैसे हुआ है कैलकुलेशन। तो ये सिंपली आप जानते हो बाइनोमियल 2, p में 1 पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नया नाम दे दो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 2p है, तो 2c1 p की पावर 1 1 p की पावर 1, ठीक है। हाँ, सो ये मतलब हो गया, वो गलती से n लगा देना, तो यहाँ से आ गया p इंटू 1 माइनस p की पावर n। तो ये तो ठीक है, यस, तो आंसर इसका है यस, अनबायस्ड एस्टिमेटर है क्या, यस। तो ये सब कॉन्सेप्ट कलेक्ट हो रहा है कि इस तरह रैंडम वेरिएबल होगा तो कैसे मीन निकलेगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट सीखना आपको कि हाउ टू कैलकुलेट। हमारा इंपॉर्टेंट है आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट है हाउ टू कैलकुलेट, मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसका अप्रोच क्या होगा, ये तो सीखना है ताकि एग्जाम में नया क्वेश्चन भी आए तो एटलीस्ट हम अटेम्प्ट कर सके, है ना। फिर अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर आएगा ही, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस करोगे तो आंसर आना ही है। तो आंसर रट्टा नहीं मारना क्या, मतलब ये PYQ में सीखना है कि किस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, और वो सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गए तो आपका 80-90% यूं ही तैयारी हो गई। अब थोड़े 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम में होंगे जो बाहर है कॉन्सेप्ट या वैसा होगा जो आपने नहीं देखे होंगे, रेयरली ऐसा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसी पे एक कनेक्टेड क्वेश्चन है, ए पार्ट था ये, यूजिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन ए पार्ट एंड राव ब्लैकवेल थ्योरम फाइंड द UM VUE ऑफ दिस। तो तुम्हारे पास एक सफिशिएंट एस्टिमेटर आ गया, एक अनबायस्ड आ गया। तो राव ब्लैकवेल क्या कहता है कि अगर वो कंप्लीट, मतलब हालांकि राव ब्लैकवेल तो कंप्लीट की बात करता ही नहीं ऐसे तो, सो है ना जो थ्योरम है। तो यहाँ से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या निकालना पड़ेगा मुझे UM VUE के लिए, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है गिवन सफिशिएंट, गिवन समेशन xi इज इक्वल टू मान लो t है, तो इसके लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो ये जो आएगा t के टर्म में, तो वो t के टर्म में उसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी t के टर्म में ही आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है ना, तो ये फंक्शन ऑफ t आएगा। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, फंक्शन ऑफ t आएगा, तो स्मॉल t में अलग ही आएगा, तो बाद में उसको हटा के तुम t की जगह समेशन xi रख दो, तो वो समेशन xi में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो ये है ना वो कंप्लीट भी है तो उससे आ जाता है। ठीक है, ओके, टाइम है ना, अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। जैम 2023 के क्वेश्चन किए, गेट 2023 के क्वेश्चन आज किए हैं, जैम 2023 के क्वेश्चन किए हैं, ये सब जैम के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैम गेट के। सो एक आइडिया मिल रहा है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है।
ठीक, लो ट्राई करो, कंसिस्टेंट और अनबायस्ड ट्राई करना है आपको। सर दोनों ही है ये तो। चेक करो ठीक से। तो कह रहा है कि x बार दे रखा है आपको, वो है t पूछ रहा है t क्या है, कंसिस्टेंट कैसे है? देखो कंसिस्टेंट नहीं होगा, ध्यान से देखो शायद ये xn+1/2 वाली टर्म बचेगी ना। हाँ, जैसे अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ t तो तुम्हारा ठीक है 1/2 ex बार प्लस e ऑफ n+1th रैंडम वेरिएबल, तो ये जस्ट 1/2 टाइम म्यू प्लस म्यू, तो ठीक है ये म्यू आ गया। तो अनबायस तो है, ठीक है, बायस कह रहा है तो ये दोनों आउट हो गया। अब आपको कंसिस्टेंट चेक करना है, तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सिंगल रैंडम वेरिएबल थोड़ी कन्वर्ज करेगा, नहीं करेगा ना। नहीं हाँ, सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू p एक्चुअली, x बार कन्वर्ज करेगा बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ऐसे इसका वेरिएंस भी निकाल लोगे तुम, तो वेरिएंस ऑफ t भी निकाल लो, हाँ वो भी नॉन जीरो ही आएगा एक्चुअली। सो यहाँ से है ना 1/4 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और इसका वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर बाई n है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ 1 है ना, सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, तो 1/4 1/n प्लस 1, तो ये 0 है ना, तो ये 1/4 आ गया, जो कि 0 पे तो जा नहीं रहा। तो हालांकि वो थ्योरम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के सबके लिए ओके है, तो ये ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका है डेफिनेशन से करना, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, ये xn+1 ना विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू एक्चुअली। सो तुम प्रूव करके ट्राई कर सकते हो, ये जो प्रोबेबिलिटी है मॉड xn+1 माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन से तो मतलब है ही नहीं, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ये, तो यहाँ से ये एक्चुअली 1 नहीं आएगा, ठीक है, ये 1 नहीं आएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, उसका रीजन ये है, डेफिनेशन लगाया मैंने। सो दिस प्रोबेबिलिटी चेक करो, xn+1 म्यू माइनस एप्सिलॉन टू म्यू प्लस एप्सिलॉन है, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उस इंटरवल में कुछ ना कुछ मास तो नॉन जीरो होगा। अच्छा, तो 1 आएगा क्या, लेस देन एप्सिलॉन लिखा है मैंने ना, तो 1 तो नहीं आएगा वो, क्योंकि 1 किस पे आएगा, है ना, 1 मतलब म्यू प्लस एप्सिलॉन और म्यू माइनस, ये तो बहुत छोटे लेंथ का इंटरवल है ना ये तो। हाँ, हाँ, और वो बाहर भी जा सकता है। हाँ, तो वो सपोर्ट तो पूरा रियल नंबर है, इसका सपोर्ट तो पूरा रियल नंबर होता है, तो 1 नहीं देगा, मतलब कहने को तो ये है। कोई नंबर होगा एप्सिलॉन तो वैसे ही छोटा है, तो वो पूरी रेंज कभी कवर, हाँ, एप्सिलॉन तो ऐसे छोटा है, एप्सिलॉन कुछ फिक्स करोगे तो पूरा रेंज तो कभी r कवर करेगा ही नहीं कभी वो, तो 1 तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन तो कोई फिक्स कर लो, मतलब 10 ही रख लो, फिर भी वो पूरा r तो कवर करेगा नहीं। लेकिन ये कहता है फॉर एनी एप्सिलॉन, तो ऐसा नहीं कि फिक्स एप्सिलॉन के लिए कुछ भी रखूं मैं, तो ये आंसर 1 आना चाहिए। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू दिस, तो मैं अगर इसको लिखता, सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू बट दिस विल नॉट, दैट्स व्हाई। अगर मैं डेफिनेशन से ट्राई करूं तो ये चीज है, क्योंकि ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो बट जनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बताया ना, रेयरली एग्जांपल कोई जो ये वो कर रहा है, बट कोई ना कोई होगा जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओके है। ठीक है, आई थिंक तो टाइम भी तो ही है, तो अभी क्या करते हैं, आज हमने क्वेश्चंस कुछ ट्राई किए, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, मीन स्क्वायर एरर, बायस, ठीक है, तो इन सब पे बेस्ड सफिशिएंट का एक क्वेश्चन आया था, तो इन सब पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। तो आज थ्योरी नहीं कराया, मैं करा सकता था, लेकिन मैं सोचा एक बार क्वेश्चंस कुछ कर दो, ताकि जो पीछे थ्योरी किए हैं उसका एक बार आपको रिकॉल कर दो। तो कल जो क्लास होगी 9 to 11, उसमें मैं UMVU ही डिस्कस करूंगा, तो कल थ्योरी उसी के डिस्कस करेंगे, UMVU से ही स्टार्ट होगी, तो उससे पहले हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस, अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ड कॉन्सेप्ट, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, फिर आगे MLE मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ये सब आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है।